भूरा बाल साफ करो। 1990 के दशक का ये नारा आजकल फिर से बिहार की सियासी गलियों में गूंजने लगा है। ये जमुला बिहार की सियासत को 31 साल पीछे ले गया है। बिहार में चुनाव का मौसम है, ऐसे में बिहार में राजपूतों के कद्दावर नेता आनंद मोहन आजकल फिर से एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में उन्होंने ये बयान दिया कि भूरा बाल ये तय करेगा कि बिहार चुनाव में जीत किसकी होगी। 1990 में ये लालू यादव का नारा था, जिसे हथियार बनाकर उन्होंने बिहार की सियासत में खेल खेला। आज एक बार फिर से इस जमूले ने 31 साल पुराना तूफान खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो तीर या तुक्का में। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी ओमशील, जो इस खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ओमशील, आपका स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, जो बवाल चल रहा है और ये जो नारा है कि भूरा बाल साफ करो, ये भूरा बाल आखिर है क्या, इसके बारे में बताइए। देखिए अंजलि, हमें सबसे पहले तो समझना ये होगा कि आखिर भूरा बाल क्या है। ये काफ़ी वाजिब सा सवाल है। भूरा बाल साफ करो, ये एक नारा लालू प्रसाद यादव द्वारा दिया जाता है 90 के दशक में, और वो भी जो पिछड़े और अति पिछड़े वोट हैं उनको साधने के लिए। सबसे पहले ये समझना होगा आखिर ये भूरा बाल क्या है। भूरा बाल ये है कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ वोटर्स। तो ये वोटर्स यानी भूरा बाल साफ करो, मतलब इन्हें साफ करो। तो इस तरीके के नैरेटिव से 90 के दशक में ये नारा काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, और ये एक तरीके से लालू यादव के लिए काफी सफलता की बात थी। ये नारा काफी ज्यादा काम उनके पक्ष में किया था। लेकिन ये इस विधानसभा चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार के आरजेडी के कुछ छोटे नेता जो कि इस तरीके के नारे दे रहे हैं वापस से। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस तरीके की राजनीति क्या इस समय भी बिहार की राजनीति में एग्जिस्ट करती है। जो तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी, जब उनसे ज्यादा सवाल किया जाता है कि आपकी पार्टी MY फैक्टर की पार्टी है, आपकी पार्टी MY फैक्टर की पार्टी है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना रहता है कि नहीं, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। तो अगर आपकी पार्टी A to Z की पार्टी है तो सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि अगर ये A to Z की पार्टी है तो आप जो नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल। और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या ये माना जाए कि ये जो बयान है आपने पहले छोटे नेताओं से आप दिलवा रहे हैं, और उसके बाद एक तरीके से इसकी टेस्टिंग की जा रही है कि आखिर माहौल किसके तरफ बन रहा है। और अगर आपके पक्ष में माहौल बनता है वापस से, तो इसका मतलब आप फिर यही नारे के साथ एक बार 90 के दशक की राजनीति को एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं। और जो अति पिछड़ा और जो श्रवण वोट है उसको बांटकर हमेशा से राजनीति होती आई है, वोटों को बांटकर बिहार में। लेकिन आप एक तरीके का सीमा रेखा एक बार फिर से खींचना चाहते हैं। देखिए, जो आनंद मोहन ने बयान दिया, वो बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए भी। देखिए, आनंद मोहन को सबसे पहले हमें समझना होगा, आनंद मोहन एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, वो उनका काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। काफी सालों तक वो जेल भी रहे जी। और वो श्रवण नेता हैं और सवर्णों की बात लगातार वो उठाते हैं। क्षत्रिय हैं, राजपूतों की बात वो प्रमुखता से उठाते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या जो ये नारा आरजेडी की तरफ से दिया गया, क्या ये नारा अब और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है? क्या ये नारा अब आरजेडी के लिए एक चुनौती के रूप में बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर ये मुद्दा आने वाले समय में अगर बड़ा बन जाता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी कहती है हम A to Z की पार्टी हैं, लेकिन उसके बाद उनके कुछ नेता वही जातियों में बांटने की बात और इस तरीके की बात करते हैं कि ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत और कायस्थ के वोटों को साफ कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय राष्ट्रीय जनता दल के लिए जरूर है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि क्या भूरा बाल 31 साल पुराना ये जमूला है,
लेकिन आज 31 साल बाद 2025 में भी ये बिहार की राजनीति में असरदार साबित हो सकता है या नहीं? एक तरफ जहां बिहार की जनता विकास की मांग कर रही है लगातार, वहां राजनीति में आज भी जातीय समीकरणों को कहीं ना कहीं पहले तौर पर देखा जा रहा है या उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इस जमूले से ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वापस से जातीय समीकरण पर ही राजनीति का खेल खेला जा रहा है। तो क्या इस वक्त 2025 में ये असरदार साबित होगा, इस पर आप क्या कहते हैं? स्वाभाविक तौर पर देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से जातियों पर आधारित रही है। देखिए, जो आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जब वो एक रणनीतिकार थे, उसके बाद वो राजनेता बन जाते हैं, पार्टी बनाते हैं, और उसके बाद उनकी राजनीति होती है और एक अलग लेवल की राजनीति शुरुआत के टाइम पे उनकी देखी जाती है। वो ये कहते हैं कि हम किसी जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, किसी को जात देख के किसी को टिकट नहीं देंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो भी जात की बात करने लगते हैं, वो भी ऐसे उम्मीदवार तलाशने लगते हैं कि जिनसे कि जो जातियां हैं उसको साधा जा सके, जो बहुसंख्यक जातियां हैं, जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, उनको साधा जा सके। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति हमेशा से रही है। और अगर मेरी पर्सनल राय माने तो अब इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति से जातिवाद जाने वाला है, क्योंकि ये 2025 में काम करता है या नहीं करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इसका हो सकता है इसका बहुत बड़ा खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़े, क्योंकि जहां आरजेडी 2015 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, 2020 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, लेकिन वो सियासत के शिखर तक वो नहीं पहुंच पाती है, वो सरकार नहीं बना पाती है, मुख्यमंत्री नहीं दे पाती है अपना जी। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो MY फैक्टर की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। और इसी का सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि अब आरजेडी सारे वर्ग के जितने ही पार्टियां हैं, तमाम पार्टी, चाहे हम शहनी की बात कर लें, मुकेश सहनी को जो लाया गया, शहनी वोट और निषाद वोट को साधने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या इस तरीके के बयान से क्या अब श्रवण वोट तो नाराज इनसे रहते ही हैं, क्या जो एक छोटा वर्ग है श्रवण के भी, जो आरजेडी और कांग्रेस को ओबीसी वाले ज्यादा वोट देते हैं, कुछ वर्ग ऐसा है जो कि ओबीसी वोट दिया जाता है कांग्रेस को, तो क्या अब वो भी हिचकिचाने वाले हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं अंजलि, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है ना, वो कब किस ओर रुख ले वो कोई नहीं जानता। देखिए, कांग्रेस जो अभी कांग्रेस और आरजेडी में जो खींचतान चल रही है वो इसलिए चल रही है कि देखिए, MY फैक्टर की राजनीति आरजेडी करती है, ये सबको पता है, कांग्रेस इसे बखूबी जानती है, लेकिन इस तरीके के बयान से कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस के साथ एक ऐसा वर्ग है जो कि सवर्ण वोटर्स को भी काफी ज्यादा साधता है, काफी अच्छा वोट बैंक सवर्णों का भी है। अगर कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है तो इसका मतलब सवर्ण वोट भी उनको ठीक ठाक प्रतिशत में उनको मिलने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या कांग्रेस इन सारी चीजों को मुद्दा बनाकर सीट शेयरिंग को लेकर और आरजेडी पर दबाव बनाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आनंद मोहन की बात ले लेते हैं। आनंद मोहन ने ये बयान दिया है जिस पर काफी ज्यादा सियासी गलियों में काफी इस वक्त तनाव चल रहा है, उठापटक चल रही है। तो आनंद मोहन इस नारे के सहारे सवर्ण राजनीति को क्या फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, आनंद मोहन जेडीयू से आते हैं और जेडीयू कुर्मियों की पार्टी ज्यादातर, मतलब कुर्मी वोटर्स उनके साथ ज्यादा, कुर्मी कोरी वोटर्स उनके साथ ज्यादा रहते हैं, और नीतीश कुमार का इन जातियों में प्रभाव भी काफी अच्छा खासा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि सवर्ण वोटर्स की राजनीति, सवर्ण वोट की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करते आई है, और सवर्ण वोट उन्हें मिलते भी हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती और अपने अलायंस को मजबूती देने की कोशिश आनंद मोहन द्वारा जरूर किया जा रहा है। और जेडीयू
कुर्मी कोरी वोटर्स के साथ साथ आनंद मोहन जैसे नेताओं को वो इसलिए ही जोड़ी थी कि सवर्ण वोट भी उनके साथ आए। और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आनंद मोहन एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में और जो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आ रहे हैं। और इस तरीके के बयान से ये साफ है कि अब आनंद मोहन सवर्णों की बात वो हमेशा से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। जी, अब अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो 31 साल पहले 1990 के दशक की हम बात कर रहे हैं कि 1990 के दशक पे इसी जमूले पर लालू यादव ने पिछड़े वोट वर्ग को अपने पाले में किया था। क्या ये दोबारा हो सकता है? क्या इसीलिए इस पर राजनीति हो रही है? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि ये महज अगर छोटे नेताओं का सिर्फ बयान आ रहा है। आप देखिए, आनंद मोहन जैसे नेता इसका काउंटर करते हैं, लेकिन अभी तक इसका काउंटर, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक कोई आरजेडी के बड़े नेता की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। और ना ही ये भूरा बाल साफ करो वाला जो ये नारा है कोई बड़े नेताओं के द्वारा दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना अंजलि, कि क्या ये छोटे नेताओं से ये बयान देकर क्या इस चीज की टेस्टिंग कराई जा रही है? क्या इस चुनाव में ये चीज काम करता है, ये नारा काम करता है या नहीं करता है? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये नारा काम करता है इस चुनाव में, जिसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि अगर हम जो ओबीसी वोट्स की बात करें तो आरजेडी के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। ये सच्चाई है कि या तो ओबीसी से यादव वोट आते हैं, ओबीसी यादव आरजेडी को वोट देंगे। और ऐसे भी नहीं है कि अगर 15-16% की का यादव वोट बैंक है अगर बिहार में, तो 15 के 15% या 16 के 16% आरजेडी को ही वोट देते हैं। कई सारे वर्ग ऐसे हैं जो कि हिंदू के नाम पर ही वोट देते हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना रहता है यादवों का कि हम हमारे जो वंशज है वो कृष्ण के वंशज हैं, हम माफ कीजिएगा, कृष्ण के हम वंशज हैं, तो हम धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और वो ये चीज वो करते आए हैं। तो अब सवाल यहां पर ये है कि क्या जो MY फैक्टर की राजनीति आरजेडी करती है तो उसका लगातार ग्राफ कम होता जा रहा है। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या इस तरीके का बयान उनके नेताओं से कितना उनको डैमेज करता है? डैमेज करेगा, ये निश्चित है, लेकिन कितना डैमेज करता है और क्या ये डैमेज कंट्रोल करने में तेजस्वी यादव खड़े उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।